नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जो सीटेट के जो आगामी परीक्षा जो 8 फरवरी को निर्धारित की गई उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक कंप्लीट जो है सिलेबस आधारित पेपर होता है। हम डेली आपको सिलेबस आधारित पेपर्स कराते हैं, मतलब कंप्लीट सिलेबस को आधार बना करके हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, ताकि जो है आप पेपर लगाते हुए भी आपके जो है सिलेबस कवर हो जाए। मैं जो है पेपर्स कराते हुए मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि पेपर के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि कौन सा क्वेश्चंस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और किन क्वेश्चंस को आपको नोट्स के रूप में शामिल ज़रूर करना चाहिए। ये सभी बातें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं और आज का पेपर भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स आपके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक का टारगेट है 50 लाइक। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है टॉपिक्स जो है नए नए लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। उनको बताइएगा कि ये पेपर्स लगाओ, इससे जो है आपको भी फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कमेंट आप कीजिए हमें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर, देखिए ये बुद्धि के संबंध में एक क्वेश्चन आता ही 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या है। तो यहां ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, इन्होंने 8 प्रकार की विलक्षण योग्यताओं को डिफाइन किया था कि 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, सामान्य बुद्धि के अलावा 8 प्रकार की होती हैं। उस 8 प्रकार की बुद्धि के इन्होंने सब कुछ बताया था। जहां पे ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पे बोल रहा है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, भावना, है ना, उसकी जो है इससे संबंध में हो, कि दूसरों के जो है भाव को समझ लेता हो, दूसरों को जो है प्रेरित करने का प्रयास करता हो, दूसरों की जो है अंतरात्मा की आवाज़ को समझ लेता हो, है ना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसका संबंध है अंतरा वैयक्तिक जो है बुद्धि से। इसे हम इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हिंदी में अगर याद रखोगे तो 100% जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। अंतरा वैयक्तिक को हम कहते हैं इंटरपर्सनल, पर्सनल, नोट कर लीजिएगा। हिंदी में इसके कई नाम जो है सुझाव दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का नाम चेंज नहीं हुआ। इंटरपर्सनल, जैसे इसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है, हम लोग जब स्कूल में होते थे ना तो इंटर स्कूल मैच होते थे ना, या कॉलेज में होते थे इंटर कॉलेज मैच होते थे। तो इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज मैच का मतलब होता है, मैच तो एक जगह से तो होगा नहीं, दूसरों के साथ होगा। तो एक स्कूल दूसरे स्कूल से जो है मैच खेलता है, तो यहाँ दूसरों की बात हो रही है। तो इंटर कॉलेज का मतलब होता है दो के बीच में जो है एक मैच कराया जाए। तो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, उसका जो है ना, इस सब चीज़ों को समझने की जो है बात हो रही है। ठीक है, अब ये कौन होता है? जैसे टीचर होता है, टीचर तो दूसरे की मनोदशा को समझते हैं ना, उपदेश देने वाले होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये सभी जो है दूसरों की दशा को समझते हैं, अंत। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नाम दिया गया है अंत वैयक्तिक बुद्धि। इसका संबंध है इंट्रा, इसका हो गए इंट्रा। इंट्रा मतलब यहाँ पे व्यक्ति जो है वो स्वयं के जो है, यहाँ पे दूसरों की जगह आ जाएगा, स्वयं के मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को समझने की जो है उसकी क्षमता होती है। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो ये जो महान विचारक होते हैं ना, ये अपने आप को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, है ना, उनके साधु संत टाइप के लोग हो गए। तो यहाँ पे बात समझ गए, प्राकृतिक में प्रकृति को समझने, नैदानिक बुद्धि को इन्होंने डिफाइन नहीं किया था। ठीक, ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास विकास से संबंधित है? तो अगर भाषा की बात आ जाए तो यहां पे तुरंत आंख बंद करके आंसर लगा देना, चोम्स्की। चोम्स्की का नाम नहीं आएगा तो फिर यहां पे आएगा नाम एक और आ जाएगा, बाइगोत्स्की। ये दो नाम आपको अक्सर एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। तो भाषा विकास की अगर हम बात करें तो चोम्स्की ने माना है कि बच्चे में भाषा विकास की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, मतलब जन्म से पैदा होने के बाद ही बच्चे के अंदर भाषा जो है विकास की क्षमता जो है उसके साथ ही पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बच्चे को संकेत देना,
आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है टेम्परेरी हेल्प की बात हो रही है ना, टेम्परेरी हेल्प, और अस्थाई हेल्प की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका संबंध है पाड़ से, ढांचा से। अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसे कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। और ये जो है शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था, है ना, वाइगोत्स्की ने दिया था। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो भारत जहाँ पे 22 भाषाओं का संविधान में जिक्र मिलता है, और यहाँ पे अगर पूरे देश की बात करें तो तकरीबन मुझे लगता है 50 से भी अधिक भाषाएं यहाँ पे बोली जाती होंगी, है ना। तो इस तरह के अगर देखें तो भाषिक विशेषता को हम एक जो है संसाधन के रूप में जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या है, तो सृजनात्मक और संवेदनशीलता में वृद्धि के रूप में देखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए, और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नहीं है, आंसर सिर्फ केवल सृजनात्मकता और संवेदनशीलता में वृद्धि के रूप में देखना चाहिए। जब एक क्लास में बहुभाषी बच्चे होंगे, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई इंग्लिश अच्छा बोलता है, कोई अन्य भाषा क्षेत्रीय भाषा बोलता है, तो यहाँ पे जब ये बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक तो सृजनात्मकता का विकास होता है, इन दोनों की भाषा जो है सीखते हैं। और ये बात प्रूव्ड मानी गई है कि जो बच्चे बाइलिंगुअल होते हैं, जो दो भाषा बोल लेते हैं या उससे ज़्यादा बोल लेते हैं, उनका जो आईक्यू होता है, उनकी जो है सोचने की, जो चिंतन करने की जो क्षमता होती है, वो अच्छी होती है एक सिंगल जो है भाषा बोलने वाले बच्चे से। ठीक है, और संवेदनशीलता का तो वृद्धि होगी, क्योंकि जो है वो क्षेत्र के संबंध में जो है उसके विचार बदलेंगे, क्योंकि उसका दोस्त बोलता है, फिर उसके जो है विचारों से वो परिचित होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सिगमंड फ्रॉइड से संबंधित है, जिन्होंने जो है पर्सनालिटी थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी? पर्सनालिटी थ्योरी। यहाँ पे व्यक्तित्व के विकास में 3 चीजें जो है इन्होंने मानी थी व्यक्तित्व के विकास में। अब वो पहली है, एक तो इड है, इसका आंसर बता देता हूं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह इड में होता है, इदम में होता है। और इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 चीजें, यहाँ पे डी ऑप्शन को काट दें सिगमंड फ्रॉइड के संबंध में। अब आइए एक एक चीज करके देख लेते हैं, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आंसर देने की जगह मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूं। इड जो होती है, जिसका संबंध होता है दबी हुई इच्छाओं से, जन्मजात इच्छाओं से। यहां पर केवल जो है बच्चा जो है सुख के लिए कार्य करता है। यहां पे लिख लीजिए सुख के लिए, और ये इच्छा, ऐसे सुख जिनकी पूर्ति नहीं होती है ना। अब ये सुख क्या होता है, जैसे एक बच्चा जो है केक खाने की जिद कर ले, तो भैया यहाँ पे केक ही चाहिए उसे, तो चाहिए अभी चाहिए। अब किसी के घर में बैठा हो और मान लीजिए किसी और के बच्चे का बर्थडे हो, तो लेकिन उसको चाहिए तो चाहिए, तो वो इड वाले पोजीशन पे है। ठीक है, ईगो वाले पोजीशन में क्या होता है, बच्चे को जो है यहाँ पे जो है इच्छा जो होती है, जो भी उसकी इच्छा है ना, और बाहर से मिली हुई जो इच्छा होती है, बाहरी इच्छा, इन दोनों के बीच में वास्तविकता या बाहरी वास्तविकता ले लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर होता है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करता है ईगो में। यहां बात समझ गए। अब यहां पे क्या होता है, जैसे केक, उसको पता है कि केक मिलेगा, लेकिन जब उसका बर्थडे का केक कट जाएगा तब वो खुद ही दे देगा। सुपर ईगो में क्या होता है, यहां पे सीधे सीधे नैतिकता की बात आ जाती है, नैतिकता से जुड़ी होती है ना। यहाँ पे इच्छाओं का जो है मूल्यों का नियंत्रण रहता है, इच्छाओं पे नियंत्रण रहता है, मूल्यों पे नियंत्रण रहता है, नैतिकता का जो है नियंत्रण रहता है। जैसे मेरे दोस्त का बर्थडे, तो जब वो केक देगा तब मैं खा लूंगा, अभी नहीं खाऊंगा, है ना, नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये चीज होती है, यहाँ पे बात समझ गए। चलिए, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। कौन सा खिलौना किसका है, लड़की कौन सा खिलौना खेलेगी, लड़के कौन सा खिलौना खेलेंगे, पहनावा में सूट कौन पहनेगा, जीन्स किसका है, जीन्स जो पहने तो वो बॉय वाला, इस तरीके के। घरेलू सामग्री हो गया, व्यवसाय के संबंध में हो गया कि पार्लर कौन चलाएगा, है ना, और बड़े बड़े जो है जो व्यवसाय होंगे वो कौन चलाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कौन चलाएगा,
रंगों को कि भैया जो ब्लैक कलर है वो लड़कों का है और जो है पिंक कलर है वो लड़कियों का कलर है। ठीक है, तो इस तरीके की अवधारणाएं अगर हैं आपके अंदर तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को संबंधित है, जहां पे लिंग के आधार पे आप भेद करते हैं कि भैया काला रंग लड़कों का होता है और लड़कियां जो है पिंक कलर पसंद करती हैं, है ना। खिलौने जो है में गुड्डा गुड़िया जो है या टेडी बियर जो है लड़कियां पसंद करती हैं और जो है लड़के जो है कार चलाना पसंद करते हैं। इस तरीके के रंगोली बनाना जो है लड़कियां पसंद करती है और लड़के जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की अवधारणा जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है। ठीक है, लिंग डॉट 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 क्या है? तो देखिए, एक चीज है लिंग और दूसरी चीज है यहाँ पे जेंडर। ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती। तो लिंग एक जैविक निर्धारण है जो बदलाव नहीं किया जा सकता, है ना, जैविक रूप में जो है आपको मिलती है। और जहां पे जेंडर की बात करें तो ये एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि जेंडर जो है लड़का और लड़की में भेद करना बताता है कि लड़का और लड़की क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये सामाजिक संरचना है और लिंग एक जैविक निर्धारक है। यहाँ पे ये लाइन आप याद रखिएगा। ठीक, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता साहसी गतिविधियों में लगी रहती है, मतलब काम करती हैं। ये कदम किस जो है लिए महत्वपूर्ण है? तो ऐसी कहानियां बच्चों को सुना रहे हैं, तो ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के उद्देश्य से, जहां पे बच्चे के अंदर लड़का और लड़की में भेद करना ना आए। तो अगर वो ऐसे चीज़ें देखेगा कि भाई पापा जो है हमारे मम्मी के जो है किचन में जो है भी काम करते हैं, या पापा जो है किचन में भी हेल्प करते हैं, और मम्मी जो है अक्सर जो है मार्केट से सामान लेने के लिए पापा की कार लेकर के चली जाती है। तो इस तरीके के अगर आप उदाहरण देंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि कार का संबंध केवल पिता से नहीं है, वो जो है महिला से भी हो सकता है। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी गाड़ी चला लेती है। इस तरीके से कुछ चीज़ें आप प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में टीचरों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? देखिए, आरटी राइट टू एजुकेशन के संबंध में आपको 100% राइट टू एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सभी टॉपिक्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स को बाकायदा सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर ऑप्शन बी है। और इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी जो है इन तीनों टॉपिक के संबंध में मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख लीजिए जा करके। और हाल ही में जल्दी ही आपको दोबारा जो है अपडेटेड जो है क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में के माहौल की आवश्यकता होती है। तो वंचित पृष्ठभूमि वाले कौन से होते हैं? जैसे एससी और एसटी वाले बच्चे हो गए, ओबीसी हो गया, समाज के हो गए, है ना, आर्थिक रूप से अक्षम ईडब्ल्यूएस वाले हो गए। इस तरीके के जो वंचित वर्ग होता है, यहाँ पे ऐसे बच्चों को जो है कक्षा में माहौल की किस तरीके की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऐसे बच्चों के हमें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका उपयोग करना। तो 10वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। बाकी बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि बच्चे को हर बच्चे की क्षमता के आधार पर कि ये पढ़ने में अच्छा है, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, तो 3 लाइन में बैठेंगे। कमज़ोर बच्चे इस लाइन में बैठेंगे, पढ़ने वाले बच्चे इस लाइन में बैठेंगे, सामान्य बालक इसमें बैठेंगे। तो इस तरीके से वर्गीकृत करना। अच्छा व्यवहार सिखाता है उन्हें, भाषा को हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है या भाषाई जो विशेषता है उसको हमें हतोत्साहित करना चाहिए, उसको नकार देना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। जब कोई बच्चा किसी नई वस्तु या अनुभव को अपने पहले से विद्यमान ज्ञान या अनुभव के ढांचे में फिट करने का प्रयास करता है तो किस प्रक्रिया को दर्शाता है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। पियाजे से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2, मैं सिर्फ केवल एक पेपर की बात करता हूँ, पेपर 2 प्रीवियस ईयर का अगर आप उठा के देख लेंगे तो पियाजे से संबंध में अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पियाजे, कोहलबर्ग
वाइगोत्स्की, इन 3 टॉपिक से आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ केवल एक पेपर की बात कर रहा हूं, और पेपर 1 में भी आपको कम से कम जो है 7 से 8-10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देख ले तो बस इतना ही, 2024, 23, 22 का ही केवल पेपर झांक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पियाजे कितनी बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन की बात करें कि नए अनुभव को पुराने ढांचे में फिट करना है, तो इसको कहते हैं हम एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अगर इसको हिंदी में बात करें तो आत्म सातीकरण कहते हैं। ठीक है, आत्मसात करना कहना। ठीक है, एसिमिलेशन शब्द याद रखना, बस ये याद रखना, इंग्लिश वाले जरूरी है यहाँ पे। इरफान जो है एक लड़का है, खिलौने को तोड़ता है और इसके जो है पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इरफान जो एक बच्चा जो बड़ा ही हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पिता उसके लिए कोई खिलौना लेके आते हैं और वो उस पर बिल्कुल टूट पड़ता है। उसके अंजर पंजर हिला हिलू के निकाल नुकूल के सब खोल खाल डालता है, या फिर कोई ऐसा गेम है जिसके पार्ट्स जो है अलग हो जाते हों और वो देखने का प्रयास करता है इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ऐसी सिचुएशन जो है, हम केवल इसको हम किसी और नज़र से नहीं देखेंगे, इसको हम जिज्ञासा के तौर पे देखेंगे कि हम ये मानेंगे कि बच्चा बहुत जिज्ञासु स्वभाव का है और उसकी जिज्ञासा को हम शांत करने का प्रयास करेंगे। उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको सही दिशा में जो है हम ले जाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ऑटिज्म से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, अधिगम विकार से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑटिज्म से ग्रस्त जो है बच्चों को सामान्यतः किस प्रकार की कठिनाई? जिस बच्चे को ऑटिज्म है उसको सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत होगी, भाषा संप्रेषण में दिक्कत होगी, मतलब बातचीत करने में दिक्कत होगी, नज़र मिलाने में दिक्कत होगी, रंगों को समझने में दिक्कत होगी, है ना, भीड़ भाड़ में बैठने में भी दिक्कत होगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे ऑटिज्म से जुड़े हुए बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है? तो जो बच्चा श्रवण है, जिसको सुनने में कठिनाई है, उसको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके साथ हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, इसलिए हम संकेत, ब्रेल लिपि का प्रयोग उनके साथ करते हैं जो देख नहीं सकते, जिनकी जो है आईज जो है देख नहीं सकते। ठीक है, और ब्रेल लिपि में किस तरीके, कितने डॉट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। ये अक्सर जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, कितने बिंदु? 6 बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो देखिए, यहां यूनिट है डेसिबल। डेसिबल जो है वो शोर को नापता है, किसको? शोर को, है ना, कितना शोर हो रहा है ये डेसिबल में होता है। तो इसको हम यूनिट के तौर पे, यहाँ साइंस का क्वेश्चन है लेकिन जो है ये अक्सर जो है सीटेट के सीडीपी पोर्शन में भी पूछा जाता है। ठीक है, अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, उसको रीड करना है, फिर कारण को रीड करना है, फिर जो है इन दोनों के आपसी संपर्क को देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे की व्याख्या कर पा रहे हैं। तो देखिए, टीचर को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की अपेक्षा उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। एज अ टीचर आप बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा प्रश्न पूछने में डरे, और उन्हें यही करना चाहिए। कारण दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, मतलब चाइल्ड जो है सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना। तो चाइल्ड सेंटर्ड मतलब होता है बच्चा केंद्र में। तो बच्चा जब केंद्र में होगा तो बच्चे के ही हम सारी चीज़ों को महत्व देंगे, बच्चे के जो है आवाज़ से लेकर के उसकी एक्टिविटीज़ को महत्व देंगे, और उसकी उनकी जो है प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना हमारा मूल अर्थ होता है। तो हाँ, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे, दोनों सही है और व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, सृजनात्मक जो है उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तर क्या होते हैं? क्रिएटिविटी। ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर देने के लिए आपको सोचना पड़े, चिंतन करना पड़े, तर्क करना पड़े, है ना। ये इस तरीके के आधार पर जो है आधारित प्रश्न होते हैं। तो जब हम सृजनात्मकता की हम बात करें तो हम हमेशा ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जहां पे किसी प्रश्न का
एक उत्तर सुझावित नहीं हो सकता, उसके कई उत्तर दिए जा सकते हैं। जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण के कारकों पर चर्चा कीजिए। अब कुछ तो कहेंगे कि भैया पर्यावरणीय प्रदूषण मतलब जल प्रदूषण, कुछ कहेंगे नहीं, जल प्रदूषण की जगह जो है हम कहेंगे यहाँ पे मृदा प्रदूषण, है ना, कोई हवा के लिए बोलेगा, है ना, तो कोई जो है न्यूक्लियर की बात करेगा कि जो है न्यूक्लियर जो होते हैं पर्यावरणीय जो है परमाणु जो है नाभिकीय चीज़ों से जो निकला हुआ प्रदूषण है, कोई ई प्रदूषण की बात करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से निकले हुए प्रदूषण की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं, खुले प्रश्न होते हैं, मुक्त उत्तर वाले होते हैं, जिनके कई उत्तर दिए जा सकते हैं। ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया का अगर हम बात करें तो ये एक 18वें का जो है आंसर होगा, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया ये एक पठन विकार है। क्या है? पठन विकार है। यहाँ पे बच्चा जो है शब्दों को जो है पढ़ नहीं पाता सही से। ठीक है, शब्दों को जो है वो पढ़ नहीं पाता। जैसे सा लिखा है तो उसे वाज पढ़ सकता है। ठीक है, मिलते जुल, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो है वो बी को डी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे और इन्हीं शब्दों को अगर वो गलत लिखे तो ये डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किस जो है सूझ के आधार पर पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करने पर बल देता है? तो ये देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये बच्चों को जो है बोझ के, शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए जो बोझ के साथ हो, है ना, बिना बोझ के होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर हो गया 19 का ऑप्शन हो गया बी। तो ऐसी शिक्षा की बात करता है कि बिना बोझ की। जैसे जो है उसका मानना है कि स्कूल का जो बैग होना चाहिए उस पर ज़्यादा बुक्स का लोड नहीं होना चाहिए, स्कूल बैग में ज़्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए, उसका लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यवहारिक जो है शिक्षा देनी चाहिए, मतलब सामने जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं उसके आधार पर बच्चों को देनी चाहिए। किताब और पेन आधारित नहीं होना चाहिए कि रोज़ सिलेबस कवर करने के चक्कर में ABCD रोज दिए जा रहे हो, है ना, 4-4 10। आजकल भी देखिए आप स्कूलों में, अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो देखिए प्री स्कूल में PG LKG UKG स्कूल में 5-5 6-6 हज़ार की 10,000 की किताबें बुक्स मिलती है। तो इसी चीज़ की वो वकालत जो है इसी को मना करता है। ठीक है, यहाँ पे बंदा समझ गए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको जो है लागू करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। 20 का आंसर है ऑप्शन ए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो अगर लिखावट में कमी है तो इसका मतलब है डिस्ग्राफिया होगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डॉट डॉट के कारण हो सकती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो है जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? तो उनके जो है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया के कारण ये होती है। तो देखिए, एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट परस्पर का इसी का जो है परिणाम होता है। अगर किसी बच्चे का हेरिडिटी अच्छी है, उसको अच्छी परवरिश मिल जाए, है ना, तो वो बेहतर कर लेता है। आंसर हो गया, इसीलिए आंसर यहाँ पे ए लगाएंगे। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? अब सृजनात्मक चिंतन मतलब जहां पे ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर करें, ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसके कई उत्तर दिए जा सके, ओपन एंडेड टाइप के प्रश्न होने चाहिए, खुले जो है उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा? तो सब कहेंगे हाँ मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे कुछ भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो भाई जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री है। इसका सही उत्तर बताइए। यहाँ पे ये सब चीज़ों नहीं है, यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो है संख्या 45 की दो संख्याओं का गुणनफल है। तो नपना 45 हो गया, है ना, एक तो ये हो गया, और भी जो है 5 को जो है 3 से देखे 3 15 3 45। तो यहाँ पे देखिए एक की जगह दो उत्तर संभावित हो रहे हैं, तो ये इसी को हम ओपन एंडेड कहते हैं, ओपन एंडेड टाइप के प्रश्न कहते हैं।
और यहाँ पे ये सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाता है, ऐसे प्रश्न पूछना जैसे, ठीक है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग निम्न में से किसको बढ़ावा दिया है, किसने बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनसाइट ऑफ लर्निंग जो है सिद्धांत, ये गेस्टाल्ट जो है सिद्धांतवादी की थ्योरी है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, ठीक है। पियाजे तो जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। वाइगोस्की का संबंध जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो ज्ञान निर्माण करना है, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, तो यहाँ पे आंसर है पियाजे, ऑप्शन ए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक हैं। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी पहली बात तो याद रखना, ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके तहत इन्होंने 3 जो है सिद्धांत दिए थे, 3 चरण दिए थे एक तरीके से। वो 3 क्या है? एक तो इन्होंने मूर्त बुद्धि को डिफाइन किया था, इन्होंने दूसरी जो है अमूर्त बुद्धि को डिफाइन किया था, तीसरी जो है सामाजिक बुद्धि को डिफाइन किया था। तो इनका मूल अर्थ ये निकलता है कि इन्होंने बुद्धि को एकल बुद्धि नहीं माना है, एक बुद्धि नहीं माना, एक कारक नहीं माना है, बल्कि कई बुद्धियों का समुच्चय है। मतलब मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति की एक बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि जो हम समाज में उठते बैठते हैं ना, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सामाजिक बुद्धि से अंतर्गत आता है। मूर्त बुद्धि जो हम ठोस वस्तुओं से जो है हम अपना प्रयोग करते हैं, जैसे मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, है ना। अब गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी सही कर रहे हैं, तो ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अमूर्त बुद्धि ऐसे चीज़ें जो आपके आंखों के सामने तो नहीं है लेकिन आप कर पा रहे हैं। जैसे आपने एक खाली जो है पेपर पेन लिया और वहाँ पे एक बढ़िया सी ड्राइंग बना दी, तो ये अमूर्त बुद्धि का उदाहरण माना जाएगा। आपने जो है दिमाग से ही, दिमाग के ऐसे ही बिना पेपर पेन यूज़ किया अपने प्रश्नों को हल कर दे रहे हैं, तो आप अमूर्त बुद्धि आपकी बेहतर है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं? तो जब आप बच्चों को स्पष्ट उदाहरण देते हैं तो इसके लाभ ये होते हैं कि बच्चों के अंदर जो अवधारणात्मक समझ होती है वो बेहतर होती है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रतिभाशाली तरीका है, ना कि ये बच्चों के अंदर गलतफहमी उत्पन्न करना होता है या फिर बच्चों के अंदर समझ का अभाव पैदा करना होता है, या अवधारणा समझ के बजाय उसके अंदर जो है कार्य विधि के जो है ज्ञान का जो है विकास करना होता है, ये भी नहीं, बच्चे के अंदर अवधारणाओं का विकास करना होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डॉट डॉट कहलाता है। तो पूर्व का अधिगम जो पहले आपने सीख रखा है वो आपको नए सीखने में मदद नहीं कर रहा है, तो हम इसे शून्य स्थानांतरण कहेंगे, क्योंकि मदद ही नहीं कर रहा है तो क्या फायदा, मतलब शून्य है। अब शून्य का मतलब क्या हो सकता है? शून्य का मतलब होता है जैसे आप ऐसे समझ लो साइकिल चला रहे हो, अब साइकिल का संबंध, आपने साइकिल चलाना या कार चलाना आता है, अब आपने एरोप्लेन पायलट बन गए, पायलट बन गए, तो पायलट जो है एरोप्लेन चलाने वाले का पायलट से क्या लेना देना, उसका दोनों की ट्रेनिंग अलग है, दोनों का जो है इक्विपमेंट्स अलग है, तो ये शून्य स्थानांतरण हो गया। ये नहीं कह सकते ना अरे मैं पहले साइकिल चला लेता था ना, कार चला लेता था, इसलिए मैं जो है एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ, इसका मूल कोई संबंध नहीं। सकारात्मक में क्या होता है? जब पूर्व का ज्ञान आपके जो है नए ज्ञान में मदद करे, जैसे मैथ की शिक्षा, आप मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं प्लस जो है आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैथ और साइंस दोनों ही जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के बगैर जो है आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सकारात्मक हो गया। नकारात्मक में क्या होता है? जैसे मान लीजिए होम साइंस की आपने स्टडी कर रखी है और होम साइंस की थ्योरी को साइंस में अप्लाई करोगे, है ना, तो यहाँ पे होम साइंस की थ्योरी, तो यहाँ पे नकारात्मक हो जाए का मतलब हो जाता है कि जो भी आपने सीखा है वो आपके दूसरे सीखने में आपको नुकसान पहुँचाए कहीं ना कहीं, है ना।
कि अब पता चला आपने कुछ और सीखा और दूसरा कुछ और कर पा रहे, तो वो चीज़ होता है। ठीक है। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से डॉट डॉट है। तो संज्ञान का मतलब होता है बुद्धि, संवेग का मतलब होता है इमोशंस, जैसे डर, है ना, प्रेम, क्रोध, ये सभी जो है संवेग है। तो एक दूसरे को किस तरीके से, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सन्निहित हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। भाई अगर किसी व्यक्ति में प्रेम की ज़्यादा भाव हो गया, क्रोध ही हो गया, या बहुत ज़्यादा डर की भावना होगी, तो वो सोचने की उसकी क्षमता कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। ज़्यादा क्रोध में हुआ तो उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, ज़्यादा प्रेम में हुआ तो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, डर में हुआ तो सही डिसीजन नहीं। इसलिए संतुलन बनाने का बहुत ज़रूरत है, इन दोनों के बीच में संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान है, ना कि बोझ बढ़ाने की तकनीक है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से है, मन का चित्र बनाने से है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। मतलब अपने मन का मानचित्रण का मतलब होता है दिमागी जो है घोड़े दौड़ाना, इसका संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। तो आइए जो है यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट वीडियो समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।